Today we will discuss about auto cycle. In the previous class, we have already discussed about Carnot cycle, and we have seen that there are number of problem with the Carnot cycle. That's why this cycle is not practically possible. We have discussed so many problem of Carnot cycle, but the main problem with the Carnot cycle was that the work done produced by the engine working on the Carnot cycle was very low because we have seen the PV plot, and we know that on the PV plot the area enclosed by system is work done, and we have seen that the area was very narrow, correct. So any engine working on Carnot cycle produces work very low, correct. Meanwhile, Nicholas Otto developed another engine based on Otto cycle in 1876 that was known as Otto cycle, correct. So internal combustion engine basically works on three cycle. First one is Otto cycle, second one is diesel cycle, and third one is ड्यूल साइकिल, करेक्ट. तो आपके जो इंटरनल कंबशन इंजन है जिसमें कंबशन क्या होता है, इंटरनली होता है, उसमें जो इंजन होता है बेसिकली वो थ्री साइकिल्स पे काम करता है. पहला है ऑटो साइकिल पे, जिस पे कि आपका पेट्रोल इंजन काम करता है, जिसको आप एसआई इंजन भी बोलते हो, स्पार्क इग्निशन इंजन. दूसरा आपका डीजल इंजन होता है, करेक्ट. और थर्ड आपका होता है ड्यूल साइकिल, जिस पे कि तीनों काम करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में, जिसको कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हो. But before discussing about auto cycle, we will see some nomenclature of IC engine so that you can better understand auto cycle. Correct. So you can see on the screen for basics of engine. इसमें लिखा है engine. It is a device which converts one form of energy into another useful form. तो इंजन का काम ही यही होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कुछ यूजफुल आपको वर्क देता है, करेक्ट. बेस्ड ऑन द कंबंशन इंजन आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट वन इंटरनल कंबंशन इंजन एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल कंबंशन इंजन. इंटरनल कंबंशन इंजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, यहाँ पे कंबंशन इंटरनली होता है, सिलेंडर के अंदर ही कंबंशन कराया जाता है और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है और इसी हीट इससे क्या होता है, हमें वर्क डन मिलता है. यानी एक्सटर्नल कंबंशन इंजन का जो आपका एग्जांपल है वो क्या है, आपका जो आपका स्टीम पावर प्लांट है, आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट है, जहाँ पे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट किए जाते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस पे, करेक्ट. लाइक हीट एडिशन, अगर आप स्टीम पावर प्लांट देखो तो वहाँ पे क्या होता है, हीट एडिशन टेकिंग प्लेस एट वहाँ पे बॉयलर पे, देन वर्क डन प्रोड्यूस बाय टरबाइन, हीट रिजेक्टेड एट कंडेंसर. तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट डिवाइसेस में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, एक जगह पे परफॉर्म नहीं किए जाते हैं एक्सटर्नल कंबंशन इंजन, करेक्ट. अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हीट इंजन क्या है. हीट इंजन अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इनटू हीट एनर्जी, करेक्ट. सबसे पहले आप क्या होता हो, जो फ्यूल होता है, कुछ कोल हुआ या फिर डीजल पेट्रोल कुछ भी हुआ, उसको आप बर्न कराते हो, करेक्ट. उसके बर्न कराने से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो भी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है और जो उसका मास होगा उसके इक्विवेलेंट क्या करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा. MF/C पढ़ते हो ना, उतना वो बम कैलोरीमीटर में आपने कैलकुलेट किया रहा होगा कैलोरीफिक वैल्यू, तो उतना हीट वो प्रोड्यूस करता है, करेक्ट. और सब्सिक्वेंटली क्या होता है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क. तो हीट इंजन का काम होता है कि अल्टीमेटली हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है. एडवांटेजेस क्या हैं देखते हैं आईसी इंजन के, इंटरनल कंबंशन इंजन के. द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल सिंप्लिसिटी. मैकेनिकली बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस एक ही जगह पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेज जिसमें ऑपरेट नहीं होती हैं. लो इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, एटीसी. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे सब कुछ भी नहीं होता है, सारे प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड एट अ सिंगल प्लेस. देन हाई एफिशिएंसी इसकी हाई है, हाई पावर टू वेट रेशियो, करेक्ट. तो ये सब कुछ एडवांटेज है ऐसे इंजन के. अब नाउ इंजन नॉर्मल कल्चर देखते हैं. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आईसी इंजन के बारे में थोड़ा बहुत आप
देख के आना कि आईसी इंजन काम कैसे करता है, करेक्ट। तो इंटरनल कंबशन इंजन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके नॉमेनक्लेचर में टॉप डेड सेंटर, करेक्ट। तो इट इज़ द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज फॉर्सेस फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट, करेक्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब पिस्टन टॉप पे होता है सिलेंडर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन के केस में, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन टीडीसी नोन एज इनर डेड सेंटर, करेक्ट। ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, आप पढ़ोगे इसको अभी आईसी इंजन में पूरा डिटेल में पढ़ोगे इसको, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कि कैसे कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करता है पिस्टन को क्रैंक शैफ्ट के साथ, फिर वो क्रैंक से कनेक्ट होता है। तो अगर वो ओवर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है यहाँ पे तो पिस्टन द्वारा पावर ट्रांसफ़र किया जाता है क्रैंक को, यानी क्रैंक शैफ्ट को। अगर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो रिवर्स हो जाता है, वहाँ क्रैंक से ट्रांसफ़र होता है पिस्टन को। पर ये सारी चीज़ें आप देखोगे, अभी के लिए थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर समझ लो बस। देन बॉटम डेड सेंटर, इट इज़ द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। इट सिंपली मीन्स कि पिस्टन जब बॉटम में होता है तो उसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, और इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन उसको क्या बोलते हैं, आउटर डेड सेंटर, करेक्ट। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, जो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं या फिर स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे फिगर में देखो, इस फिगर में दिखाया जा रहा है यहाँ पे, करेक्ट। इस फिगर में देखो टीडीसी लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमने लिया हुआ है क्लियरेंस कॉलम जो बीसी से शो किया जा रहा है। देन टीडीसी से लेके बीडीसी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्ट्रोक एल से लिखा जा रहा है। ये एल क्या होता है, 2 टाइम्स होता है जो क्रैंक रेडियस होती है, जो क्रैंक की लेंथ होगी उसका 2 टाइम्स होता है स्ट्रोक। और टोटल वॉल्यूम स्वेप्ट बाई पिस्टन, जब पिस्टन मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, तो जितना वो डिस्प्लेसमेंट एग्जीक्यूट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट देखो, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रोक स्विफ्ट वॉल्यूम वी एस क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम स्विफ्ट बाय द पिस्टन। क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर इंटू एल, जहाँ पे डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, करेक्ट। इनर डाया है सिलेंडर का, और एल क्या है, हमने पहले देखा कि स्ट्रोक लेंथ, जो टोटल जितना पिस्टन मूव कर रहा है सिलेंडर के अंदर वही हमारा क्या है, स्ट्रोक लेंथ है, करेक्ट। इफ़ देर आर के नंबर ऑफ सिलेंडर, अभी आप जब थ्योरी आप मशीन पढ़ोगे देन आप देखोगे वहाँ पे हम सिंगल सिलेंडर से काम नहीं होता, मल्टी सिलेंडर इंजन यूज होते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन का पर्पज केवल पावर को प्रोड्यूस करना या पावर को बढ़ाना या इंक्रीज करना नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम आती है आईसी इंजन के साथ में इम्बैलेंसिंग, इनको बैलेंस करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, जब क्रिएट होंगे और आपका इंजन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसी बैलेंसिंग प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंजन्स को क्या करते हैं, हम मल्टी सिलेंडर इंजन यूज़ करते हैं, ठीक। तो वही है यहाँ पे कि इफ देयर आर के नंबर ऑफ सिलेंडर देन द टोटल स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, E इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम वी सी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी और इन अ डेड सेंटर इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन। जब टॉप पे होता है पिस्टन तो थोड़ा सा सिलेंडर और पिस्टन के बीच में थोड़ा सा हम क्या सोचते हैं, क्लियरेंस छोड़ते हैं, करेक्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हैं। इसे कई सारे रीजन होते हैं। पहला ये कि सिलेंडर के ऊपर क्या लगा होता है, हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है। अगर हम पेट्रोल इंजन का केस देखें तो ऊपर वाल्व लगे होते हैं, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व, अगर हम पेट्रोल इंजन का केस देखें तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो कि जो पिस्टन आपका ऊपर मूव करे तो सिलेंडर से जाकर कोलाइड ना करे, टकराए ना। अगर वो टकराएगा क्या करेगा, आपका सारे वाल्व को डैमेज कर सकता है, वो स्पार्क प्लग को डैमेज कर सकता है, करेक्ट। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि क्या होगा, जो आपका पिस्टन है वो डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट इन्वायरमेंट में परफॉर्म करेगा। तो हो सकता है कि पिस्टन क्या हो, एक्सपेंड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। जब पिस्टन एक्सपेंड होगा तो देयर आर हाईली चांसेस कि क्या करेगी, कोलाइड कर जाए सिलेंडर के साथ में, करेक्ट। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा क्लियरेंस देते हैं पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम।
clearance volume is provided to accommodate or to provide space valves and to prevent damage to valves. We have discussed it. इस फिगर आपने पहले ही देख लिया कि क्या है कि जब टॉप पे होगा तो TDC, जब बॉटम में होगा तो BDC, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्ट्रोक से डिनोट करते हैं। जो स्ट्रोक हमारा आयल है ये बेसिकली 2 टाइम्स होता है क्रैंक रेडियस का, और जो टोटल वॉल्यूम शिफ्ट बाय पिस्टन क्या होगा इन बिटवीन TDC एंड BDC, शिफ्ट वॉल्यूम VS, करेक्ट। और जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, जब पिस्टन टॉप पे होगा तो जो डिस्टेंस होगा पिस्टन और सिलेंडर के बीच में वो क्या होगा हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, जो बेसिकली वॉल्यूम एग्जीक्यूट करेगा। अब नया टर्म देखते हैं, जो 6 टर्म है आपका कंप्रेशन रेशियो R, इसको जनरली R से डिनोट करेंगे हम सारे चैप्टर में, सारे डेरिवेशन में। तो इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, करेक्ट। तो सिंपली क्या है, इट्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। अभी PV प्लॉट देखो, अब PV प्लॉट में देखो 1 to 2 गैस को या एयर को क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। इट मीन्स इसको हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम में लाया जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो पाएगा, जब आप कंप्रेस करोगे तो यू हैव टू सप्लाई सम वर्क, करेक्ट। हमने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से देखा हुआ था कि जहाँ भी आपको कंप्रेस करना है इससे क्या होगा, इससे प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट इसके एक्सपेंस में क्या होगा, हमें कुछ वर्क डन सप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स कंप्रेशन प्रोसेस इज सिंपली वर्क कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे देखो 1 to 2 को PV पे क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है गैस को। तो क्या हो रहा है, इसको वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट इट्स प्रेशर इज इंक्रीजिंग, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अगर इसका वॉल्यूम V1 से V2 किया जा रहा है, इट मीन्स इसका वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया रहा है फ्रॉम V1 to V2, देन कंप्रेशन प्रेशर क्या होगा, सिंपल R इक्वल टू V1 by V2। इट मीन्स वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, यही हमारा क्या है V1 by V2, करेक्ट। अब V1 क्या हो जाएगा, V1 देखो 1 to 2 देखो, ये 1 to 2 जो कंप्रेशन दिखाया जा रहा है, यानी कि सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन हो रहा है। पिस्टन जब मूव कर रहा है कहाँ से, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को, तो हमारा जो भी गैस है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, करेक्ट। तो अगर 1 से 2 को कंप्रेस किया जा रहा है यहाँ पे, तो V1 जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, फर्स्ट 1 से 2 तक का देखो जो लेंथ है, जो वॉल्यूम शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। 1 से 2 का जो वॉल्यूम वो शिफ्ट कर रहा है कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा, प्लस 2 देखो, उसके बाद 2 के बाद PV प्लॉट पे देखो थोड़ा सा गैप है। इट मीन्स ये क्या दिखा रहा है, क्लियरेंस वॉल्यूम को शो कर रहा है, करेक्ट। 2 के बाद PV प्लॉट पे देखो थोड़ा सा क्या है, नीचे देखो दिखाया भी गया है पिस्टन और सिलेंडर बना करके यहाँ पे कि 1 और 2 के बीच में VS है, प्लस 2 के बाद प्रेशर एक्सेस तक क्या है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, जिसको आप क्या किससे डिनोट कर रहे हो, VC से। यानी टोटल वॉल्यूम V1 कितना हो गया, प्लॉट पे देखो VS प्लस VC, करेक्ट। जहाँ पे VS आपका शिफ्ट वॉल्यूम है और VC क्या है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है। और आपका V2 कितना हो गया, V2 सिंपली कितना हो गया, 2 से लेकर के P की जो एक्सेस है, प्रेशर एक्सेस है, वो क्या हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, करेक्ट। अब चाहे फिगर में ऊपर वाले में देख लो या फिर PV प्लॉट पे देख लो, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 by V2, जहाँ पे V1 क्या है आपका VC प्लस VS, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस शिफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, करेक्ट। इसको और सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस VS अपॉन VC। देखो IC इंजन में बेसिकली 4 स्ट्रोक लगते हैं, अगर वो 4 स्ट्रोक इंजन है तो, अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो 2 स्ट्रोक लगते हैं, ठीक। जैसे कि फर्स्ट सक्शन होता है जब अगर आप पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, करेक्ट। तो क्या होता है कि सक्शन होता है, सक्शन में क्या होता है, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को मूव करता है, ठीक। ये फर्स्ट स्ट्रोक होता है। सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है, जो ऑलरेडी आपका एयर और फ्यूल आ गया है उसको हम कंप्रेशन करते हैं ताकि उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके, करेक्ट। क्योंकि कंबशन कराना है, जब तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा और प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, वर्क डन भी नहीं मिलेगा और हमारा कंबशन पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके बाद सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा कंप्रेशन होता है, जब हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को मूव करता है, करेक्ट। फिर वहाँ पे आकर के जब टॉप डेड सेंटर पे पहुँचता है तो उसका कंबशन हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। फिर क्या होता है थर्ड स्ट्रोक में,
पिस्टन बॉटम डेड सेंटर को मूव करता है और एयर का क्या होता है, एयर गैस जो भी मिक्सचर है उसका एक्सपेंशन होता है, करेक्ट। ये थर्ड स्ट्रोक हो जाता है। फोर्थ स्ट्रोक में क्या होता है, फिर से पिस्टन ऊपर को मूव करता है टॉप डेड सेंटर को और क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं, उन्हीं 4 प्रोसेस से उन पे आईसी इंजन हमारा काम करता है, करेक्ट। ये हो गया आपका कंप्रेशन रेशियो। देन नेक्स्ट टर्म है मीन पिस्टन स्पीड। इट्स सिंपली इन वन स्ट्रोक द शाफ्ट कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन। ये जो 4 स्ट्रोक लगते हैं ना, ये बेसिकली 2 रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट लगते हैं। ये आप आईसी इंजन में पढ़ोगे, डोंट वरी। अभी के लिए आपको कल सिंपल यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं देखना है आपको, ठीक। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के जो जंक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल, करेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्किंग फ्लूइड शुड बी एयर एंड इट इज़ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। आइडियल गैस भी सही नहीं है, परफेक्ट गैस। इट मीन्स कि बॉयल, चार्ल्स, गैलोसिक सारे लॉज को फॉलो करता है, प्लस इसकी सीपी और सीवी जिसकी स्पेसिफिक हीट है या कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो इनवेरिएबल होता है विद द टेम्परेचर, करेक्ट। इट मीन्स वो चेंज नहीं होता है बिकॉज सीपी एंड सीवी बोथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको रैंडम लगातार मोशन स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत होती है। बट अल्टीमेटली वी नो दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इट मीन्स इसका जो भी डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो गामा वैल्यू होती है, जो इसका रेशियो होता है सीपी बाई सीवी एडियाबैटिक इंडेक्स, वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में ऐसा होता है, बट आइडियली वी आर सपोजिंग हियर कि सिंपली गामा वैल्यू क्या होगी, वुड बी कांस्टेंट बिकॉज सीपी एंड सीवी आर कांस्टेंट वैल्यू। देन वर्किंग फ्लूइड इज अ फिक्स मास। इट मीन्स उसका मास चेंज नहीं होता है। तो थर्ड जंक्शन है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। अगर आप एक्चुअल साइकिल देखोगे तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है जो बर्न होता है, करेक्ट। लेकिन हम ट्रीट कैसा कर रहे हैं, आइडियल गैस, यानी कि सिंपल एयर, फ्यूल को इग्नोर कर रहे हैं हम यहाँ पे, करेक्ट। पर एक्चुअली में एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। देन फोर्थ पॉइंट, द वर्किंग फ्लूइड डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं फ्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक आपका हाइड्रोकार्बन भी होगा, वोलाटाइल मैटर भी होगा, मॉइस्चर भी होगा, पर सिंपली हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उसका हो नहीं रहा है डिसोसिएशन कि कार्बन हाइड्रोजन से में ब्रेक कर गया, नाइट्रोजन में ब्रेक कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज ऑल प्रोसेस अज्यूम टू बी रिवर्सिबल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे प्रोसेस क्या हो रहे हैं, हमारा रिवर्सिबल है, रिवर्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई डेसिपेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे प्रोसेस के साथ में, करेक्ट। एक नोट देख लो यहाँ पे, जनरली सीपी एंड सीबीएफ वेयर आर टेकन एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस एनालिसिस इज नोन एज कोल्ड एयर एनालिसिस, करेक्ट। आप 25 डिग्री सेल्सियस का एनालिसिस करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड एयर एनालिसिस। अब देखते हैं हम ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल हम एक 1 मिनट, ये देखो ऑटो साइकिल, करेक्ट। तो लिखा हुआ सिंपली द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इज द आइडियलाइज साइकिल फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन के लिए आइडियल साइकिल। जो का एसआई इंजन है, पेट्रोल इंजन है, वो किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे, करेक्ट। दिस साइकिल इज सोन एबव ऑन पीवी एंड टीएस प्लॉट, करेक्ट। आप यहाँ पीवी और टीएस प्लॉट पर देख सकते हो। बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। ऑटो साइकिल विल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 4 प्रोसेस, ठीक। द फर्स्ट वन इज प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ एयर, ठीक। 1 से 2 पे देखो सब पहला प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। इट मीन्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेशन इसलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या है हमारा कंप्रेशन। ये वर्क कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ वर्क सप्लाई कर रहे हैं एयर को, तब जाके एयर क्या हो रही है, हमारी कंप्रेस हो रही है। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, इसका मीन्स देयर इज नो हीट इंट्रैक्शन प्लस कोई डेसिपेटिव इफेक्ट नहीं है। देन 2 to 3 हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। जो आपका हीट एडिशन हो रहा है, बेसिकली जो कंबस्शन हो रहा है एयर और फ्यूल का पिस्टन सिलेंडर में, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि देखो सबसे पहले क्या होगा, संक्शन होगा, जब पिस्टन नीचे आएगा तो क्या होगा, चार्ज इंटर करेगा एयर एंड फ्यूल,
इनके सब पेट्रोल इंजन डिस्कस कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जब पिस्टन ऊपर को मूव करेगा तो एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सर है उसको कंप्रेस करेगा एट लोअर वॉल्यूम में। जो क्लियरेंस वॉल्यूम आपका दिख रहा था ना, वहाँ तक पिस्टन मूव करेगा TDC तक, तो सारा का सारा मिक्सर कहाँ पहुँच जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम में। तो क्या हो जाएगा, उसका कंप्रेशन हो जाएगा। अब पिस्टन वहाँ जब पहुँचेगा टॉप डेड सेंटर पे, जब सारा का सारा चार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम पे होगा, तभी स्पार्क प्लग क्या करेगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका बहुत हाई बढ़ चुका है, उस मिक्सचर को इग्नाइट करेगा। इग्नाइट करेगा तो क्या होगा, कंबस्शन होगा। कंबस्शन होगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, बर्न होगा। करेक्ट, उससे आपको हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो कंबस्शन होता है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ट्रीट करते हैं हम। पिस्टन जैसे ही पहुंचा वहाँ पे टॉप डेड सेंटर पर, तुरंत स्पार्क प्लग ने क्या किया, इग्नाइट कर दिया और कंबस्शन हमारा स्टार्ट हो गया। ये सब मिली सेकेंड के लिए होता है। करेक्ट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वॉल्यूम अ लिटिल विल चेंज। जब वहाँ पे कंबशन होता है तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम उसका चेंज करता है, पर आइडियलाइज क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। करेक्ट, तो 2 to 3 इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन 3 to 4 प्रोसेस 3 to 4 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर। अब जब कंबशन हो जाएगा तो वहाँ पे जब चार्ज का कंबशन हुआ, क्या हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट हाई एनर्जी विल पुश प्रोपेल द पिस्टन टुवर्ड्स बॉटम। वो क्या करेगा, पिस्टन को नीचे लेकर के आएगा और क्या होगा, हमारा वर्क प्रोड्यूस होगा। तो 3 to 4 वही है यहाँ पे कि एयर जब नीचे आएगा उसका एक्सपेंशन होगा, एंड उसी एक्सपेंशन को दिखाया जा रहा है 3 to 4 में। कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा अब सिस्टम। करेक्ट, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर अब डिक्रीज होगा। एंड देन फोर्थ प्रोसेस इज हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। करेक्ट, इसमें हम सक्शन नहीं दिखा रहे हैं, एग्जॉस्ट नहीं दिखा रहे हैं। सक्शन मीन्स कंप्रेशन से पहले का कि एयर और फ्यूल जब इंटर करेगा सिलेंडर के अंदर में, क्योंकि अगर आप सक्शन और एग्जॉस्ट को बीच में दिखा दोगे तो ये नॉन साइक्लिक इंजन हो जाएगा। करेक्ट, ये ऐसे इंजन पढ़ोगे आप जब एक्चुअल साइकिल पढ़ोगे। जब आप एक्चुअल साइकिल पढ़ोगे इंटरनल कंबशन इंजन में, तब पढ़ोगे कि आप सक्शन को भी दिखाओगे और एग्जॉस्ट को भी दिखाओगे। पर अभी आप यहाँ पे आइडियल साइकिल पढ़ रहे हो। करेक्ट, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। यहाँ तो आपको साइकिल दिखाना है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस करके इसको नहीं समझना है, इसलिए यहाँ पे दोनों प्रोसेस को इग्नोर किया गया है, सक्शन को और एग्जॉस्ट को। करेक्ट, सिंपली आपको 4 प्रोसेस है यहाँ पे। पहला है आपका कंप्रेशन, से यहाँ पे दिखाया गया, सक्शन को नहीं दिखाया गया है। कंप्रेशन है, देन हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम है, देन आपका वर्क डन है जो एक्सपेंशन में मिल रहा है, वो भी आपका क्या है, एडियाबैटिक है एक्सपेंशन। देन 4 to 1 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक, ये पीवी प्लॉट हो गया है। पीवी प्लॉट पर आप जानते हो 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैसे दिखाएगा, कार्नोट में हमने देखा था। ठीक, इसका जो स्लोप होगा dp/dv इक्वल टू माइनस गामा टाइम p/v, यानी कि कोई कर्व होगा। और 2 to 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपली दिख रहा है वॉल्यूम एक्सिस पे क्या दिखाया जा रहा है, कांस्टेंट दिखाया जा रहा है, तो सिंपल हमने प्लॉट कर लिया। 3 to 4 देख रहे हो आप, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, इट मीन्स ये भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, ये भी क्या होगा, कर्व होगा विद द स्लोप ऑफ माइनस गामा टाइम्स p/v। अगेन 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। करेक्ट, तो वहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस पे क्या कांस्टेंट दिखाया जा रहा है। ये हो गया पीवी प्लॉट। अब हम टीएस प्लॉट देखते हैं। टीएस प्लॉट में देखो 1 to 2 क्या है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 1 to 2 देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मीन्स एंट्रोपी वुड बी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो एंट्रोपी एक्सिस पे देखो टीएस प्लॉट में क्या है, कांस्टेंट लाइन को शो किया जा रहा है 1 and 2 से। ठीक, ऊपर जा रहा है 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इसका टेम्परेचर इनक्रीज कर रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि कंप्रेशन में प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इनक्रीज करते हैं। करेक्ट, तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को शो किया जा रहा है। अब 2 to 3 को देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को। पीवी प्लॉट पे तो सिंपली आपने दिखा दिया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 2 to 3 को आपने एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया था। अब यहाँ पे 2 to 3 देखो, टीएस प्लॉट पे कैसा दिख रहा है, कर्व दिख रहा है। करेक्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ये देखो टीएस प्लॉट पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम को और कांस्टेंट प्रेशर को कैसे दिखाएंगे, बाकी सारा हम देख चुके हैं। कार्नोट साइकिल में कैसे किस प्रोसेस को प्लॉट करेंगे, पीवी पे टीएस पे। अब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर बचा है, मतलब आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, उसको देख लेते हैं। तो देखो जो आपकी टीडीएस इक्वेशन है, उस टीडीएस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। करेक्ट, अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इट मीन्स क्लोज सिस्टम के लिए। अभी क्या है, ऐसे इंजन हमारा क्लोज सिस्टम है ना,
करेक्ट। यहाँ एनर्जी का इंट्रैक्शन है, मास का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा क्या बोल रहे हैं कि एक जगह पे इनसाइड द सिलेंडर में सब कुछ हो रहा है, बाहर दूसरे डिवाइसेज में नहीं जा रहा है। जैसे कि स्टेडी फ्लो डिवाइसेज में होता है कि बॉयलर से चला गया टरबाइन में, टरबाइन से चला गया कंप्रेसर में, तो वहाँ मास एंड एनर्जी दोनों का इंट्रैक्शन होता है, तो वो स्टेडी फ्लो डिवाइसेज हो जाती है ओपन डिवाइस। पर ये क्या है, आपका क्लोज सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब क्लोज सिस्टम है तो वर्क डन क्या होता है, पी डी वी होता है ना, पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डी वी। तो टी डी एस किसके बराबर हो गया है, डी यू के बराबर हो गया है। देखो जहाँ लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर ऑन टी एस डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस, वहाँ देखो टी डी एस इक्वल डी यू प्लस पी डी वी में जब डी वी जीरो हुआ तो टी डी एस किसके बराबर हो गया, डी यू के, यानी इंटरनल एनर्जी के। और फॉर आइडियल गैस वी नो दैट इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ सिंपली टेम्परेचर, तो क्या होगा, टी डी एस इक्वल टू सी वी डी टी। अब इसी को देख लो तो डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी बाई सी वी, यानी टी एस प्लॉट पे जो इसका स्लोप होगा क्या होगा, टी बाई सी वी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब ऐसे दूसरे टी डी एस इक्वेशन देखो तो टी डी एस इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, करेक्ट। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम देखें तो पहला कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देख लिया, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर को देखें कि कैसे प्लॉट करेंगे टी एस पे, तो डी पी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि प्रेशर क्या है हमारा अज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टी डी एस किसकी तरह हो जाएगा, टी डी एस इक्वल टू डी एच। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी बाई सी पी, करेक्ट। यानी जो स्लोप होगा ऑन द टी एस प्लॉट वुड बी इक्वल टू टी बाई सी पी। कांस्टेंट वॉल्यूम में किस में क्या आया था, टी बाई सी वी, ऊपर देखो डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी बाई सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी बाई सी पी। एंड वी नो दैट द सी पी वैल्यू इज हायर देन द सी वी वैल्यू। सी पी वैल्यू की जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो स्लोप होगा ऑन द टी एस प्लॉट पे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम का जो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है, वो मोर स्टेपर है ऑन द टी एस प्लॉट देन प्रेशर है। जो आपका प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर वाला चीज़ है, उसके कंपैरिजन में जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वो ज़्यादा स्टेपर दिखाया जा रहा है टी एस प्लॉट पे। पर दोनों के दोनों क्या है, हमारे कर्व हैं ऑन द टी एस प्लॉट। पर आपको जब दोनों को एक साथ दिखाना होगा तो स्लोप आप कांस्टेंट वॉल्यूम का ज़्यादा दिखाना इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर का। अब दोनों एक साथ देख लो यहाँ पे v इक्वल टू कांस्टेंट एंड p इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे t बाई सी पी हो जाएगा ना प्रेशर के केस में, सी पी वैल्यू ज़्यादा तो इसका स्लोप कम हो जाएगा, सी वी वैल्यू कम तो इसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। तो आप टी एस पे ऐसे ही आप शो करोगे हमेशा कांस्टेंट प्रेशर को और कांस्टेंट वॉल्यूम को, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो चारों प्रोसेस है ना, तो 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन दिखा दिया हमने। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट 1 to 2 दिखाया। 2 to 3 अभी हमने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम को टी एस पे कैसे शो करेंगे, तो बाई कर्व 2 to 3 दिखा दिया हमने कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस को। 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, अगेन एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तो सिंपल हमने एक स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया कि हाँ एंट्रोपी इसकी कांस्टेंट है, वर्क डन हमें प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क डन को सिस्टम कर रहा है यहाँ पे। देन 4 to 1 अगेन क्या हो गया, उसका हीट जो रिजेक्शन हो रहा था, जो एग्जॉस्ट हो रहा है बेसिकली किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी हीट एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक, ये चार प्रोसेस हो गए। तो पी वी और टी एस प्लॉट हमने देख लिया ऑटो साइकिल का। अब एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी देख लेते हैं इसका कि कैसे ड्राइव करोगे फॉर द ऑटो साइकिल। कार्नोट का हमने देख लिया था, कितना निकल कर आया था, जो भी उसका टेम्परेचर लिमिट थी T1 माइनस T2 अपॉन T1। वैसे यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं कि क्या इसका एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आएगा ऑटो साइकिल का। तो सिंपली थर्मल एफिशिएंसी होगी। थर्मल एफिशिएंसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबस्टन हो रहा है, उससे हीट बेसिकली हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, इसलिए यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी बोल रहे हैं हम। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, इक्वल टू नेट वर्क डन अपॉन नेट हीट एडेड, बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट, करेक्ट। आउटपुट क्या है, जो हम वर्क चाहते हैं, किसी इंजन से क्या चाहते हैं कि कितना वर्क हमें मिल जाए, कितना मैकेनिकल वर्क हमें मिल जाए, वही हमारा आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है, कितना हमने एक्सपेंड किया है, कितना हमने यहाँ पे फ्यूल और एयर को बर्न कराया है, करेक्ट, कितना हमने हीट एडिशन दिया है, उसी हीट से क्या हो रहा है, हमारा वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो वही हमारा यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, नेट हीट एडेड, करेक्ट। कंबसन चैम्बर में जो आपने नेट हीट ऐड किया है वो आपका इनपुट हो जाएगा, और जो आपको मैकेनिकल वर्क आउटपुट वर्क मिल रहा है वो आपका आउटपुट हो जाएगा, करेक्ट।
तो सिंस प्रोसेस देखो यहाँ पे स्क्रीन में, सिंस प्रोसेस 1, 2 एंड 3, 4 आर एडियाबैटिक प्रोसेस, डिस्कस किया हमने। द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग प्रोसेस 2, 3 एंड 4, 1 रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। ये बोल रहे हैं कि 2 to 1 और 3 to 4 क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मीन्स कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र केवल किस में हो रहा है, 2 to 3 में या फिर 4 to 1 में। हम देख भी चुके हैं कि 2 to 3 में क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, एंड 4 to 1 में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 एंड 4 to 1। देयरफॉर थर्मल एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज एंड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड। इनपुट तो हमारा हीट एडेड ही होगा, जो हम हीट एडेड करेंगे। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। अब हमने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 प्रोसेस के लिए 1 to 2 और 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो 0 हो गया। तो सिंपली डेल क्यू जो इंटीग्रल है डेल डब्ल्यू इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। और हमने क्या था, नेट वर्क डन। अब यानी नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, नेट हीट सप्लाइड, नेट हीट इंटरेक्शन। तो नेट हीट इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड कहाँ हो रहा है, 2 to 3 में, और हीट रिजेक्टेड कहाँ हो रहा है, 4 to 1 में। ठीक, अब यहाँ पे जब हम साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू करते हैं ना, तो सारे प्रोसेस का होता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। ठीक, साइक्लिक इंटीग्रल होता है ना, टोटल साइकिल का होता है। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 to 2 में और 3 to 4 में 0 है हमारा है, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक मीन्स ही होता है कि वहाँ पे कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड, और नीचे आपका जो हीट एडिशन है वो तो है ही क्यू सप्लाइड, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है कंसीडर एम के जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड, तो इन्होंने एम के जी ले लिया है। आप यूनिट मास मार के भी सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो 1 से 2 पहला, सबसे पहले प्रोसेस देखो 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, करेक्ट, यानी कि यहाँ पे कोई हीट इंटरेक्शन नहीं। देन 2 to 3 आओ, 2 to 3 है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट एडेड करो तो क्या हो जाता है, हीट एडिशन इक्वल टू एम सी वी T3 माइनस T2, एम सी वी डेल्टा टी। ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है। क्या हो जाता है, एम सी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या होगा, जो आपका चेंज हो रहा है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है हीट एडिशन, तो एम सी वी T3 माइनस T2। अब हीट रिजेक्टेड भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है फॉर प्रोसेस 4 to 1, वो क्या हो जाएगा, एम सी वी T4 माइनस T1, करेक्ट। होना क्या चाहिए था इसको, एम सी वी डेल्टा टी में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि एम सी वी T1 माइनस T4, करेक्ट। पर इसको हम अज्यूम कर रहे हैं क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हीट क्या हो रहा है हमारा, रिजेक्ट हो रहा है। जब हीट सिस्टम में ऐड होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, जब हीट बाहर जाता है सिस्टम से तो हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये नेगेटिव है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव बना के चल रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम एनालिसिस करेंगे तो जहाँ भी होगा हम हमेशा उसको पॉजिटिव बना के चलेंगे, पर दिमाग में माइंड में रहेगा हमारे कि क्या होगा, एक्चुअली में ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, हीट रिजेक्टेड है। इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि एम सी वी T4 माइनस T1। अब जो आपका फार्मूला है थर्मल एफिशिएंसी का, उसमें पुट कर दो। हीट एडेड क्या हो जाएगा आपका, एम सी वी T3 माइनस T2। अब माइनस लगाएंगे हम, क्योंकि हम क्या जूम किए हुए हैं कि जो हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, हीट बाहर जा रहे सिस्टम से, तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन माइनस के साथ एम सी वी T4 माइनस T1, करेक्ट, अपान जो अपने हीट ऐड किया हुआ है, अपने हीट क्या ऐड किया हुआ है, एम सी वी T3 माइनस T2। इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो सी वी और एम कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2। अब अगेन फॉर द प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4 देखते हैं हम, ठीक, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, करेक्ट। तो पॉइजन्स इक्वेशन से हम पहले ही देख चुके थे कि पी वी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर टी वी के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेसिकली T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 के पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू V1 बाई V2 के पावर गामा माइनस 1। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से, करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है आपके 3 to 4 एंड 1 to 2, करेक्ट।
तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में देखें फॉर द प्रोसेस 3 to 4, तो T4/T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3/V4 के पावर गामा-1। कहाँ से, टीवी के पावर गामा-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब टीवी के पावर गामा-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट को जब अप्लाई करोगे 3 to 4 में तो यही निकल कर आएगा T4 आप पेन और पेपर लेके एक बार देख लेना, T4/T3 इक्वल टू V3/V4 के पावर गामा-1। करेक्ट। अब ऐसे 1 to 2 के लिए देखो, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो T1/T2 इक्वल टू V2/V1 के पावर गामा-1। वही टीवी के पावर गामा-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन से इसको 1 और 2 के बीच में अप्लाई कर लो आप, तो ये निकल के आएगा कि T1/T2 इक्वल टू V2/V1 के पावर गामा-1। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि V2 इक्वल टू V3, और 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम इज मीन V4 इक्वल टू V1, यानी V2 इक्वल टू V3 एंड V4 इक्वल टू V1। जब यहाँ पे देखो वही दिखाया गया कि V2 इक्वल टू V3 एंड V4 इक्वल टू V1, क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर ऐसा होता है तो V3 को V2 से रिप्लेस कर दो और V4 को V1 से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, सिंपली T4/T3 इक्वल टू T1/T2। करेक्ट। या इसको ऐसे भी देख सकते हो, T2/T1 इक्वल टू T3/T4। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, T2/T1 इक्वल टू T3/T4। करेक्ट। तो वही है यहाँ पे, जब T2/T1 इक्वल टू T3/T4 हो जाएगा तो आपका जो एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है 1 - T4 - T1 अपान T3 - T2। फर्स्ट में आप T1 कॉमन ले लो ऊपर में, और नीचे में आप T2 कॉमन ले लो, तो 1 - T1/T2 ब्रैकेट में जो बचेगा क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा। जब आप वहाँ सिंपली पुट कर दोगे T4/T3 इक्वल टू T1/T2, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - T1/T2, और ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन बचेगा ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल जो थर्मल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आएगा क्या हो जाएगा, 1 - T1/T2। अब T1/T2 देखो क्या लिखा हुआ है, V2/V1 के पावर गामा-1। तो जब वॉल्यूम के टर्म में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, एंड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - V2/V1 के पावर गामा-1। और हमने अभी डिस्कस किया था कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, V1/V2, यानी कि अगर हम कंप्रेशन रेशियो को टर्म में ला दें तो थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - 1/R के पावर गामा-1। ये आपकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हो गई ऑटो साइकिल की। करेक्ट। एंड थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - 1/R के पावर गामा-1, वेयर आर क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो, और गामा क्या है आपका, इट्स रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, दैट इज CP1 CV वैल्यू। करेक्ट। तो आपको पूछा जाए कि एफिशिएंसी आपकी ऑटो साइकिल की किस पर डिपेंड करती है, तो ओनली 2 टर्म, 1 इज गामा वैल्यू एंड सेकंड 1 इज कंप्रेशन रेशियो। यानी कि अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, एक्सप्रेशन से देखो इंक्रीज करेगी। गामा वैल्यू को बढ़ाओगे तो भी हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी फ्रॉम द एक्सप्रेशन। ठीक। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन पढ़ो, इसको देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज मेनली द फंक्शन ऑफ compression ratio for the given ratio of Cp and Cv. Correct. If we plot the variation of the thermal efficiency with increase in compression ratio for different gases, the curves are obtained as shown in figure। ये नीचे दिखा रहे हैं, beyond certain values of compression ratio the increase in the thermal efficiency is very small। ये भी बोल रहे हैं कि beyond certain values of compression ratio the increase in the thermal efficiency is very small। ऐसा बोल तो रहे हैं कि विद इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीजेज, बट एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशंस के बाद अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो क्या होता है, इंजन में एक टर्म आता है नॉकिंग का। करेक्ट। डेटोनेशन का, जब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हो जाता है पेट्रोल इंजन में तो वहाँ पे डेटोनेशन स्टार्ट हो जाता है, नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली प्री इग्निशन शुरू हो जाता है कंबस्शन चैम्बर में। ठीक लिखा हुआ है ना, बिकॉज द कर्व टेंड्स टू बी एसिम्प्टोटिक, हाउएवर प्रैक्टिकली द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 9 और 10 ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ नॉकिंग एट हाई कंप्रेशन रेशियो। करेक्ट। तो इस नॉकिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए देयर आर लिमिटेशंस ऑफ ऑटो साइकिल एज वेल। करेक्ट। तो आप यहाँ पे कर्व में देखो एफिशिएंसी को कंप्रेशन रेशियो के साथ दिखाया जा रहा है। जब
जब कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखो जब 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे 0 दिखाया जा रहा है एफिशिएंसी को। फिर जैसे जैसे आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे हो, एफिशिएंसी हमारा क्या हो रहा है, देखो प्लॉट में इंक्रीज हो रहा है फॉर द मोनोटॉमिक गैस के लिए भी, एयर के लिए भी और एग्जॉस्ट गैस के लिए। एग्जॉस्ट गैस मतलब एयर प्लस फ्यूल, तीनों के लिए क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। बट आफ्टर सम टाइम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्व हमारा फ्लैट हो जा रहा है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ डेटोनेशन जो आपका हो रहा था वहाँ पे नॉकिंग, उसकी वजह से। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो गामा वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए गामा वैल्यू ज़्यादा है 1.67, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा दिखाई जा रही है। फिर आइडियल गैस का है 1.4 गामा, उसकी उससे कम है। देन एग्जॉस्ट 1.3, उसकी उससे कम है। करेक्ट। तो एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो का प्लॉट है। करेक्ट। तो आज के लिए बस यही तक था। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर को, कुछ और टर्म देखेंगे इसका ऑटो साइकिल का, फिर हम देखेंगे डीजल साइकिल का। करेक्ट। तो थैंक यू फॉर द टुडे।